सारा प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे फिर रन करोगे। तो वो आपको आज तक 110% कर ले रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको कहा था कि ये 1.8 की हेडिंग तक बेसिकली आपने पढ़ना था, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल तक। तो सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल मैं करवाता हूँ, शायद करवाऊँ शायद नहीं, अभी देखते हैं, क्योंकि ये वो हिस्सा है थ्योरेटिकल जो तो देखते हैं। तो पीछे वाले में से कोई मसला अगर है तो प्लीज अभी डिस्कस करो, वरना हम आगे चल जाएंगे। क्या नाम था भाई फाइल का, फर्स्ट नाम था? अच्छा भाई, तो ये सादी सी फाइल हमने बनाई थी कि मूव ए एक्स 5 किया था, मूव ए एक्स 10 किया था, और दोनों को हमने ऐड कर दिया था। अच्छा, अब असेंबली की जितनी भी कमांड्स आप लिखते हो, वो उस दिन भी हमने बात की थी, लेकिन बस ब्रीफ सी की थी, तो जरा आज डिटेल में कर लें। तो असेंबली की जितनी भी कमांड्स आप लिखते हो, वो कुछ इस शक्ल में होती हैं कि आप एक निमोनिक लिखते हो, उसके बाद ऑपरेंड 1 होता है और ऑपरेंड 2 होता है। इसमें यह था कि ऑपरेंड 1 इज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और ऑपरेंड 2 इज द सोर्स। यानी कुछ ऐसी कमांड्स है जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, तो वो ये करती है कि ये सोर्स होती है, ये डेस्टिनेशन होती है, हमेशा हमेशा हमेशा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये असेंबली लिखते हुए ये बात दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि भाई मेरी जो डेस्टिनेशन है, जिधर मैं रिजल्ट रखना चाह रहा हूँ, वो पहला ऑपरेंड होता है और दूसरा ऑपरेंड सोर्स होता है। तो ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन। अच्छा, कुछ ऐसी कमांड्स होती है जिसको दो सोर्सेज चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड अगर करोगे तो ऐड तो एक से तो काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए सोर्सेज, तो फिर ये दोनों सोर्सेज है, लेकिन पहले वाला एज अ डेस्टिनेशन भी एक्ट करता है। ठीक है। Mnemonics, you can think of mnemonics as commands, codes। ये बात अभी आज थोड़ी सी और हो जाएगी। Mnemonics are commands कह लो, instructions कह लो, which the CPU executes। बेसिकली जैसे जैसे तुम असेंबली पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि यार सीपीयू तो कुछ कर नहीं सकता। सीपीयू तो बड़ी बुनियादी सी चीज है जो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब एक फैंसी कैलकुलेटर है, एक बड़ा सा कैलकुलेटर है बस कह लो। इससे ज्यादा तो खास नहीं वो कर सकता। खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे, वो होता है। अच्छा, उस दिन फिर आपने जब किया ये था कि आपने एक डॉट एएसएम फाइल बनाई थी, और फिर जब डॉट एएसएम फाइल को आपने कंपाइल किया था, वो असेंबल किया था, तो दो फाइल्स बनी थी। एक डॉट कॉम बनी थी और एक डॉट एलएसटी बनी थी। क्या आपने खुद भी किया होगा, तो आपके पास दो फाइल्स आपके फोल्डर में बन जाती हैं, एक कॉम और एक एलएसटी। तो एएसएम आपका सोर्स कोड था, एएसएम आपका सोर्स कोड था। उसको जब आपने असेंबल किया, असेंबल करने का मतलब था ट्रांसलेट करना, तो आपके पास दो फाइल्स आ जाती थी, एक कॉम और लिस्टिंग। कॉम तो शायद समझ आ गई हो कि इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट कोड, बेसिकली मशीन लैंग्वेज, बाइनरी, ठीक है। एंड दिस कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन सीपीयू। हालांकि हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उस दिन भी आपको कहा था कि हम सिर्फ डिबग कर रहे हैं, एएफडी में खोलते हैं, हम सिर्फ डिबग कर रहे हैं। तो बहरहाल खैर इसको हम डायरेक्टली सीपीयू के ऊपर चला सकते हैं। ये कॉम फाइल है। लिस्ट फाइल क्या होती है? एलएसटी फाइल इज कॉल्ड लिस्ट फाइल एंड इज ठक 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 दो बातें हैं इसमें जो जरूरी है। पहली तो ये है कि इट कंटेन्स द मशीन लैंग्वेज कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये एक तरह से तुम्हारी हेल्प फाइल होती है, ये तुम्हारे कोड को ट्रांसलेट करती है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मतलब वो तुम्हें दिखाती है कि भाई ये तुम्हारी मशीन लैंग्वेज तैयार हुई हुई है। अच्छा, अब आज जरा लिस्टिंग फाइल खोलें। तो उस दिन आपको बताया था कि ये आपकी एएसएफ फाइल थी जो आपने लिखी थी, ये आपकी कॉम फाइल थी जो आप रन करते थे, और ये आपकी लिस्ट फाइल थी जो हमने उस दिन नहीं खोली थी। तो
तो ये लिस्ट फाइल है, ये एग्जैक्टली वो कोड यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है जो आपने सोर्स फाइल में लिखा था, एग्जैक्टली वही कोड लिखा हुआ है। 4 कॉलम है, पहला कॉलम लाइन नंबर है, 1 2 3 4 लाइन नंबर है, नथिंग स्पेशल। दूसरे कॉलम को ऑफसेट कहते हैं, तीसरा कॉलम मशीन लैंग्वेज है, और फिर एक्चुअली आपका कोड लिखा हुआ है। तो लिस्टिंग फाइल में बेसिकली 4 कॉलम्स हैं, जिसमें से मैं इसको अब डिस्कस करना शुरू करूंगा, नहीं पहले इसको कर लें, मशीन लैंग्वेज, दोनों इकट्ठे ही होंगे। तो ये ऑफसेट है, ऑफसेट कहते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ये तुम्हारी मशीन लैंग्वेज है। भाई असेंबल करने का जो अमल है, असेंबली का जो अमल है, जो ट्रांसलेशन का अमल है, वो है क्या कि इस असेंबली लैंग्वेज के कोड को उठा के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ये सारा अमल है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो पहली इंस्ट्रक्शन है, मूव AX5, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें ऑप कोड को समझना है कि ऑप कोड क्या होता है। अच्छा, निमोनिक क्या होता है? निमोनिक वो कमांड है, वो इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल MOV, मूव। तो मूव क्या करता है? मूव सोर्स को उठाता है और डेस्टिनेशन में डाल देता है। तो ये 5 को उठाएगा और AX में डाल देगा, 10 को उठाएगा और BX में डाल देगा। तो CPU does not see mnemonics, वो तो सोर्स कोड में होते हैं, वो तो ट्रांसलेट हो जाते हैं। इट जस्ट सीज बाइनरी। ऑफ कोर्स सीपीयू सिर्फ बाइनरी के ऊपर काम करता है, मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। तो ऑपकोड्स are binary bit patterns which the CPU uses to identify an operation. फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ये समझता है या कहता है कि भाई ये अगर कमांड आएगी ना 1000111101, ये अगर कमांड आएगी तो वो समझ जाएगा कि मैंने मूव करना है। मतलब ऑप कोड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं कि ये एमओवी जो है वो निमोनिक है, जो इंग्लिश में है, जो मैं और आप हाई लेवल पे यूज कर लेते हैं उसमें असेंबली के अंदर, और उसके पीछे एक बाइनरी बिट पैटर्न पड़ा होता है। सीपीयू के पास तो ये बाइनरी बिट पैटर्न जाता है ना, और उसको वो समझता है कि कैसे उसने चलाना है। तो जस्ट एज एन एग्जांपल ना, कि मतलब ये जस्ट एज एन एग्जांपल कि आप मतलब ये आपका निमोनिक है, उसके पीछे ये ऑपकोड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे शायद आपको लगे कि यार ये तो असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज ही है, मतलब इंग्लिश में ही काम कर रहे हैं, एमओवी लिख रहे हैं। तो फर्क है ना। अब एमओवी जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू के ऊपर चलती है। सिर्फ फर्क ये है कि बजाय इसके कि हम ये 10 याद करते हैं, हमने एमओवी याद कर लिया। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज तो दुनिया ही कुछ और है। उसमें जब आप सी आउट लिखते हो तो सी आउट के पीछे कोई 10-12 इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है मशीन लैंग्वेज की, जब उसको आप ट्रांसलेट करते हो। यानी सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली में सिर्फ ये कॉमन है कि दोनों इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है प्रोसेसर की वर्किंग से। तो उसमें तो आप मतलब यूजर के लेवल पे काम कर रहे होते हो ना। ये ना समझना बिल्कुल, वो लगता है शुरू में कि हाँ यार ये तो मतलब वैसे ही है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द लिस्टिंग फाइल, की लिस्टिंग फाइल थी क्या, हम कर क्या रहे थे? तो फॉर एग्जांपल एक कमांड है मूव AX5। फॉर एग्जांपल consider that move कैसे कहें, the opcode of moving anything to AX is 10111000। इमेजिन करो भाई, आपको ये तो पता लग गया ना कि हर जो न्यूमोनिक लिख रहे होते हैं, हर निमोनिक जो हम लिख रहे होते हैं ऊपर ये मूव में, ऐड में, जो भी है, तो उसके पीछे एक कोड पड़ा होता है।
वो ऑप कोड एक्चुअली ऑपरेशन कोड वो बाइनरी बिट पैटर्न है जो सीपीयू को नजर आता है। तो एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि यार जब कुछ हम मूव करते हैं एएक्स में, व्हेन वी मूव एनीथिंग टू एएक्स, तो ये बिट पैटर्न बनता है। इसको याद नहीं करना, बस सिर्फ मानो कि ये है, ठीक है। तो इसके अंदर बाइनरी के अंदर हम नहीं लिखते, हम इसको हेक्सा के अंदर लिखते हैं। तो उस दिन आपको बताया था कि 0x निशान होता है हेक्सा का। तो हेक्सा के अंदर कैसे लिखते हो कि वो चार चार बिटें अलहदा कर लेते हो। तो ये चार बिटें अलहदा की, तो ये बन गया 8, 2, 10 और 1, 11। तो 11 हेक्सा में होता है बी, और 1 0 0 बन गया 8। तो बजाय इसके कि हम बाइनरी में लिखे, हम जरा हेक्सा में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस कमांड में ये मूव एएक्स वाला हिस्सा तो हो गया, ये तो ऑप कोड के अंदर आ गया। अब जो ऑपरेंड है वो 5 है। नाउ कंसिडर ऑपरेंड 5। अच्छा, इसमें कंसिडर क्या करना है? इसमें कंसिडर ये करना है कि द डेस्टिनेशन इज वर्ड साइज्ड। ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई। वर्ड क्या होता है? 2 बाइट्स। अगर मुश्किल होती भी है तो ये अपने कमरे में सामने दीवार पे बड़ा बड़ा लिख के रख लो। वर्ड क्या होता है? 2 बाइट्स, ठीक है। मैंने जितनी क्लासेस अभी तक ली है ना, तीसरी क्लास है मेरा ख्याल है, हर क्लास में बोला है कि ये बड़ा जरूरी है कि वर्ड जो है वो 2 बाइट्स होता है। आपके दिमाग में ये बस जानी चाहिए बात। अच्छा, अब इस केस में जो मेरा ऑपरेंड है, जो मेरी डेस्टिनेशन है एक्स, वो वर्ड की है। तो सो 5 विल बी रिटन एज अ वर्ड, यानी 2 बाइट्स पे लिखेंगे। अब 5 को 2 बाइट्स पे कैसे लिखेंगे? 0005, ठीक है। ये अब 2 बाइट्स हो गई। मैं अब बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं कर सकता कि हेक्सा का एक डिजिट जो है वो 4 बिटें होता था। पिछली बार रिक्वेस्ट की थी आपसे कि हेक्सा पढ़ लो, वरना आप मुश्किल में ही रहोगे इस किताब में। सारी किताब ही हेक्सा में है। वो समझ आइए हेक्सा में क्यों है, क्योंकि सारी किताब बाइनरी में है, मशीन लैंग्वेज में है। तो मशीन लैंग्वेज तो नहीं हम लिख सकते, वो मतलब बाइनरी तो बहुत ही लंबा पड़ता है, तो उसको हम समेट के थोड़ा सा शॉर्ट करके इसमें लिख देते हैं। क्या हुआ? आई डोंट नो क्या हुआ है। तो हम ये कह रहे थे कि 5 इज रिटन इन वर्ड। रीजन क्या है? 5 जो है वो वर्ड फॉर्म में ये होएगा, विच मीन्स के ये वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस सारी इंस्ट्रक्शन को मिलाऊं, यानी अगर अब मैं इमेजिन करो कि मैं इस सारी मूव एएक्स की इंस्ट्रक्शन को असेंबल करता हूँ, हाथ से असेंबल कर रहा हूँ। तो हाथ से असेंबल करने का मतलब ये है कि मतलब मैं, मेरे पास ये असेंबली की इंस्ट्रक्शन है और मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसलेट होकर अब क्या बनेगी? ऑप कोड क्या हुआ? तो मशीन लैंग्वेज क्या बनेगी? ऑप कोड क्या हुआ? पहले तो 0x लिख लो ना, जो निशानदेही कर रहा है कि हम हेक्सा के अंदर है। तो ऑप कोड हमने ऊपर लिखा है B8 है, और ऑपरेंड क्या है? 0005, ठीक है। ये मेरी मशीन लैंग्वेज बन जाती है। अगेन जहां तक ठीक है, होना चाहिए यहाँ तक ठीक, मेरा ख्याल है कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अभी जिंदगी तबाह होती है, वो ऐसे होती है कि इंटेल इज अ लिटिल एंडियन मशीन, सीपीयू। लेकिन पहली दफा ये बात करना समझाना जरा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बेसिकली 2 तरीके होते हैं कंप्यूटर साइंस में काम करने के। एक लिटिल एंडियन होता है, एक बिग एंडियन होता है, ठीक है। एंडियन, एंड से मतलब है, इस लफ्ज एंड से निकला है। तो लिटिल और बिग एंडियन। अब नॉर्मली इन रियल लाइफ यूज बिग एंडियन। बिग एंडियन का मतलब है कि यार मेरे पास ये रकम थी ना, 0055, 0005। तो ये 0005 एक्चुअली बनी हुई है 2 बाइट्स से। एक 00 है और एक 05 है। अब इसमें से बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है? ये बिग एंडियन, ये बिग है, जरी बात है, और ये स्मॉल है। भाई यार वो इकाई दिहाई सैकड़ा वाला हिसाब है कि मतलब जो, मतलब कैसे समझाऊं, बस ये राइट साइड पे जो डिजिट होता है वो छोटा होता है, हम छोटा उसको मानते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे होता है उसमें बड़ा मानते हैं। ये बिग वाला है, ये बिग वाली बाइट है इसकी, और ये स्मॉल वाली बाइट है।
लिटिल एंडियन ये करता है, काफी बदतमीजी है ये, लेकिन लिटिल एंडियन ये करता है, लिटिल एंडियन पुट्स स्मॉलर बाइट, ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये एक प्रॉब्लम है। मतलब बस जिसका आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप इंटेल के प्रोसेसर पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो और इंटेल का प्रोसेसर लिटिल एंडियन होता है। इसमें कोई बहस नहीं है, राइट रॉन्ग की बात नहीं हो रही इसमें। तो वंस अगेन मेरे पास जो ऑपरेंड है उसके दो हिस्से हैं, सॉरी उसकी दो बाइट्स हैं, दो बाइट्स का है। तो दो बाइट्स में एक स्मॉल बाइट होएगी, एक लार्ज बाइट, एक बिग बाइट होएगी, वेरी गुड। अब लिटिल एंडियन क्या करता है, वो स्मॉल को पहले रखता है, विच मीन्स कि एक्चुअली जो तुम्हारी मशीन लैंग्वेज है, जो ये होनी चाहिए थी, वो एक्चुअली क्या होती है, तो वो एक्चुअली होती है कि 0x08, ये तो है ही ना, ये ऑप कोड है। अब ऑपरेंड में स्मॉलर वाली पहले लिखनी है, विच मीन 05 लिखना है और फिर 00 लिखना है। तो ये तुम्हारी मशीन लैंग्वेज होती है। इवेंचुअली ये जो मशीन लैंग्वेज जो भी ट्रांसलेट होके आई है, वो ये सेकंड कॉलम में लिखी होती है, B80 500, ये उसने ट्रांसलेट किया। तमाशा शुरू कहां से हुआ था, तुमने सोर्स कोड लिखा था ASM फाइल में, तुमने उसको ट्रांसलेट करवाया तो उसकी एक्जी बन गई, एक्जी नहीं सॉरी कॉम बन गई, और साथ एक लिस्टिंग फाइल बन गई। लिस्टिंग फाइल के अंदर बेसिकली एक कॉलम होता है विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, कि उसने एक्चुअली ट्रांसलेट किया क्या है। तो ये एक्चुअल बाइनरी लैंग्वेज है जो सीपीयू तक पहुंची है, एक्चुअल रियल बाइनरी, ठीक है। आ, इसी तरह एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मूव BX करोगे तो वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि उसका ऑप कोड डिफरेंट होएगा, डबल बी होएगा। तो मैं ये वाला करता हूँ, मूव AX 4C 100। तो मूव AX का ऑप कोड क्या हुआ, वही B8, तो B8 ऑप कोड आ गया। ऑपरेंड क्या है, 4C00। तो क्योंकि लिटिल एंडियन है, वो 00 पहले उठा के रखेगा और फिर 4C, तो ये तुम्हारी मशीन लैंग्वेज बन जाएगी। और आखिरी कॉलम इसमें ये वाला जो है, ये ऑफसेट है, ठीक है। ऑफसेट कदरे आसान है मशीन, अच्छा यार बाय द वे ये ना समझना कि ये काम तुम लोगों ने करने हैं, मशीन लैंग्वेज तुमने नहीं कन्वर्ट करनी, तुमसे एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ये सिर्फ उन चीजों को समझना है कि जो चीजें हो रही हैं, जो डेली तुम करोगे, तुम डेली ट्रांसलेशन करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है। अब ऑफसेट ये होता है कि अगर मेरा प्रोग्राम, अगर मेरा ऑफसेट ये होता है कि यार मेरा प्रोग्राम जो है, मेरे प्रोग्राम की पहली इंस्ट्रक्शन वो एड्रेस 0 से स्टार्ट होती है, ये एड्रेस 0 लिखा हुआ है, 00000, तो वो 0 से स्टार्ट होती है, दैट्स फाइन। पहली इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है, पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसका साइज क्या है। तो आप इंग्लिश पढ़ के नहीं हिसाब लगा सकते, ये असेंबली पढ़ के नहीं हिसाब लगा सकते, आपने देखनी है उसकी मशीन लैंग्वेज, क्योंकि एंड पे रैम के अंदर मशीन लैंग्वेज पड़ी होती है, और इसका हिसाब लगाओगे कि कितनी बाइट्स हैं, तो ये दो, एक, दो और 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। पहली इंस्ट्रक्शन 0 एड्रेस पे आई और उसका साइज क्या था, 3 बाइट्स की थी। तो अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ आएगी, 3 के ऊपर, ये 3 का एड्रेस लिखा हुआ है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन कितनी बड़ी थी, वो भी 1, 2 और 3 बाइट्स की ही थी, तो इससे अगली कहाँ आएगी, 6 पे। अच्छा ये कितनी बड़ी थी, ये 2 बाइट्स की थी, ठीक है। तो 2 बाइट्स, मतलब 6 में जब दो, ये वाली इंस्ट्रक्शन 6 पे थी, ठीक है। अब ये 2 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, अगली 8 पे आएगी, तो दिस इज ऑफसेट का कॉलम ना, काफी आसान है। लो भाई यहां तक कोई मुश्किल तो मुझे बताओ। अब जरा मैं जरा इसी काम को डॉस बॉक्स में करूंगा, और ये ऑफसेट और ये सारी, ये दोनों कॉलम्स मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो क्या किया था हमने, लिस्ट और AFT.com।
अच्छा भाई, ये मेरा कोड था, उस दिन भी आपको बताया था कि ये वो कोड है जो सोर्स कोड जो आप लिखते हो, इसको देखा करोगे, ये वाकई वो है। ये वो मशीन लैंग्वेज लिखी हुई है B805 जो लिस्टिंग फाइल में भी पड़ी थी, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। इससे आपका कोई खास लेना देना नहीं है, असाइड फ्रॉम दैट यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि यार ये होती है और ये हो रहा है, ठीक है। और फर्क भी देखो, इधर वो 0500 लिखता है, उधर वो 0005 लिखता है। जो कोड वाला हिस्सा है वो यूजर फ्रेंडली है, वो यूजर के हिसाब से चलता है, और ये वाला हिस्सा एक्चुअली मशीन लैंग्वेज है। ऑफसेट कहाँ है? कोड आ गया, मशीन लैंग्वेज आ गई, ये कॉलम ऑफसेट होएगा, लेकिन ये है नहीं ऑफसेट। ये 0 था, ये 100 है। ये 3 था, ये 103 है। ये 6 था, ये 106 है। ये 8 था, ये 108 है। और ये आखिरी बी था, तो ये 100 बी है, 10 बी। तो हुआ क्या है कि एड्रेस तो यही है, लेकिन सब में 100 का फर्क आ गया है। ये 100 का फर्क आपकी पहली कमांड से आता है। ये जो आप असेंबली की पहली कमांड लिख के स्टार्ट करते हो ना, उस दिन भी बताया था, इसका मतलब है ओरिजिनेट एट एड्रेस 100। इस कमांड का मतलब है कि जो अगली लाइन आएगी उसको एड्रेस नंबर 100 पे रखना है। तो जब आप ये फाइल लोड करते हो डिबगर में, तो उसको पता लग जाता है कि अच्छा पहली लाइन कहाँ रखनी है, 100 पे रखनी है। तो ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होएगा। जब भी कोई असेंबली की फाइल खोलोगे वो 100 से शुरू होएगी। अब उसके बाद अगली लाइंस कहाँ पे आएंगी, वो इसमें ये ऑफसेट ऐड करते हैं, जो 103 106। तो मतलब चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, बात एक ही है एक्चुअली, एंड पे एड्रेस तक ही हमने पहुंचना होता है, ठीक है। और बाकी तमाशा वही है, F1 करोगे स्टार्ट हो जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन से शुरू हो जाती हैं, सो ऑन। लिस्टिंग फाइल अभी दोबारा मौका नहीं मिलना, मैं करूँ आज। आज और कल एक दो क्लासेस में तो मैं इसको यूज करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज करना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि वो ये डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली, बस हेल्प के लिए है। तो आई डोंट थिंक मैं कुछ ज्यादा इसको इस्तेमाल करूंगा। लो जी, आज देने मैंने आपको 2-3 मिनट है बस। बेसिकली मैंने आपको इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप कागज पेंसिल पे, या अगर सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। जरा प्लीज इसको करो। अच्छा भाई, किया किसी ने? सर जी, ये रिजल्ट का कैसे आएगा? ये रिजल्ट जब दोनों को ऐड की कमांड लिख देंगे, ऐड एक्स फाइव कॉलम के पहले साथ, ये पहले तो रिजल्ट का जरा कैसे? पहले तो जरा लिखवाओ ना कि लिखोगे क्या। तो असेंबली जब शुरू करते हो, तो ये खाका होता है ना कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। अब दरमियान में कोड कैसे लिखोगे, बोलो। सर ऐड की कमांड लिखेंगे, ए डबल डी। नहीं, पहले तो वो ऑपरेंड्स रखो ना, 5 10 15 को इधर रखो। मतलब इन इन ऑपरेंड्स को पहले तो स्टोर करवाओ ना रजिस्टर्स में। तो पहले तो वही होएगा, मूव AX5, मूव BX10। कई रास्ते हैं करने के, लेकिन मैं इस वक्त ऐसे कर रहा हूँ कि मैं ये तीनों ऑपरेंड्स AX BX CX के अंदर रखवाऊंगा।
अब उसका क्वेश्चन ये है भाई, सही क्वेश्चन है कि आंसर को dx में कैसे रखवाओगे, रिजल्ट dx में कैसे जाएगा और ये तीनों कैसे जमा होंगे। तो अब यहाँ पे यही तो सोचने का टाइम था आपका कि कैसे करना है। तो कोई भी आइडिया दो। भाई मूव करते हो तो एक ऑपरेंड उठ के एक रजिस्टर में जाता है, ठीक है। अब dx में करना है तो मैं dx को इनिशियलाइज करता हूँ जीरो पे, यानी dx के अंदर मैंने जीरो डाला। अब मैं dx के अंदर ऐड करता हूँ ax, ठीक है। फिर मैं ऐड करता हूँ dx के अंदर dx, फिर मैं ऐड करता हूँ dx के अंदर cx। तो यहां तक क्या हुआ है, इस कमांड में क्या हुआ है कि dx की वैल्यू बन गई है, dx में पहले जीरो पड़ा हुआ था ना, तो जीरो प्लस ax हो गई है। भाई अभी जीरो रख के आए थे ना थोड़ी देर पहले, तो अब उसमें ऐड यस ऐड सर। करवाया, इसमें अब ऐड करवाया, फर्क ये है मूव नहीं करवाया। तो ऐड मीन्स कि वो जीरो के अंदर ax ऐड कर देता है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगली कमांड में dx के अंदर क्या होता है, dx की पुरानी वैल्यू में ax पड़ा था, अब उसमें ऐड हो गया dx। और लास्ट कमांड में ये होता है कि dx की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो ax प्लस bx थी, और उसमें मैंने ऐड करवा दिया cx। असेंबली में तीन ऑपरेंड नहीं हो सकते कभी भी, दिस डजंट वर्क, ये गलत है। मैंने आपको कहा है कि असेंबली में न्यूमोनिक होता है, एक ऑपरेंड ऑपरेंड वन होता है, एक ऑपरेंड ऑपरेंड टू होता है, दैट्स इट, खत्म कहानी। कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, जैसे ये लास्ट कमांड है तुम्हारी इंट की, इंट का निमोनिक है, इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है, दैट्स इट। तो एक हो सकता है कोई भी ना हो, ये चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते, ये कोई रास्ता नहीं है। तो अगर तुमने 100 नंबर जमा करने हैं तो तुम्हें 100 कमांडें लिखनी है या लूप बनाना है, उसके अलावा ये काम नहीं हो सकते। तो दैट्स इट, ये है। आप इसको सेव करते हो, डॉस बॉक्स खोलते हो, और वही जो उस दिन किया था उसको ट्रांसलेट करते हो, और बस वही सारा काम। तो nesum first डॉट asm माइनस ओ फर्स्ट डॉट कॉम माइनस एल फर्स्ट डॉट लिस्ट, ठीक है, AFT फर्स्ट डॉट कॉम। सबसे पहली चीज आदत ये डाला करो कि पहले देखो कि ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है। हाँ, ये मेरा ही प्रोग्राम है, AX5 है, BX10 है, CX15 है, ये सही है, मेरा ही लग रहा है। अच्छा, अब F1 या F2 की दबा के चलाना शुरू करते हो। पहली कमांड चलेगी, AX के अंदर 5 आ जाएगा, फिर BX के अंदर 10 आ जाएगा, और CX के अंदर F15 आ जाएगा। अब ये 5, 10 और 15 यहाँ आ गए हैं। अब पहली कमांड में DX के अंदर 5 ऐड हो जाएगा। अब 5 के अंदर 10 ऐड होएगा, तो 10 और 5 15 होता है, जो हेक्सा में F होता है, तो आपको यहाँ पे F मिल जाएगा। उसके बाद F और F ऐड होएंगे, विच मीन्स 15 15 30 हो जाता है। 30 जो है वो हेक्सा में होएगा तकरीबन 1E, मेरा ख्याल है, या 1D, तो 1E। तो वो रिजल्ट आपका DX के अंदर आ जाता है और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ठीक है। अगेन कोई क्वेश्चन प्लीज पूछो। ठीक है, नहीं, वेरी गुड। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने बोला नहीं, ये कमेंट्स लिखने में तो सेमीकोलन लिख के आगे कमेंट्स लिख सकते हो, ये सेमीकोलन जो है वो कमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें मैं और क्या कहूँ, बस ये यही है। अगर आप बेसिकली आप पूछोगे तो बात बनेगी, वरना तो बस ये यही है। अच्छा जी, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में बात करो तो हमने वी जस्ट रोट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 इमीडिएट ऑपरेंड्स। अगर लफ्ज इमीडिएट ऑपरेंड्स नहीं पता क्या होता है तो फिर आप कह लो कॉन्स्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिड द सेम इन C++, तो हम ये करेंगे, हमने ये किया बेसिकली कि 5 + 10 + 15, ठीक है, ये हमने किया अभी। तो दिस इज नॉट ग्रेट बिकॉज these are constant values and do not change. What we need is variables.
वेरिएबल्स चाहिए। पे हम जिस तरह सी इन करवाते थे प्रोग्रामिंग में, एक वेरिएबल में कुछ डेटा इनपुट करवाते थे यूजर से, फिर उस डेटा के ऊपर काम करते थे, ये मजा है ना प्रोग्रामिंग का। तो हमें वेरिएबल्स चाहिए। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वही होते हैं जो पिछले सेमेस्टर में थे, जो उससे पिछले सेमेस्टर में थे। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। दिस इज व्हाट अ वेरिएबल इज। तो रैम में एक सेल होता है जिसके अंदर आप कुछ डेटा स्टोर कर लेते हो, वो मेमोरी लोकेशन होती है, और उसको आप कुछ नाम दे देते हो। ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन होती है। इन असेंबली वेरिएबल्स आर नथिंग मोर देन सेल्स। बस सेल है वो एक मेमोरी का। ठीक है। काम कैसे करना है? काम ऐसे करना है कि uh, अच्छा, तो सबसे पहले जो डेटा डिफाइन करना सीखो ना, तो इन ऑर्डर टू डिफाइन डेटा सेल्स, अब इसमें मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम मेमोरी खोल के देखो तो यार ये तो फाइल अच्छी नहीं है, लिस्ट फाइल देखो। तो अगर तुम मेमोरी खोल के देखो तो तुम्हें मेमोरी में ये बाइनरी नजर आएगी। मतलब ये इंस्ट्रक्शन आफ्टर ऑल रैम में कैसे गई है? ये इस शक्ल में गई है ना, मशीन की शक्ल में। फिर ये रैम में कैसे गई है? ये भी मशीन की शक्ल में गई है। तो बेसिकली अगर तुम रैम खोल के देखो तो तुम्हें ये सारी बाइनरी नजर आएगी। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने डेटा सेल्स डिफाइन करने हैं, मतलब सेल्स ऐसे जिनमें डेटा पड़ा हुआ है, तो वी यूज डायरेक्टिव्स डीबी, डीडब्ल्यू, और शायद कभी तुम यूज करो डीडी। तो डीबी से बनता है डिफाइन बाइट, और डीडब्ल्यू से बनता है डिफाइन वर्ड। करना ऐसे है कि ये तुम्हारे प्रोग्राम का स्टार्ट है, ये तुम्हारे प्रोग्राम का एंड है। तो जहां पे तुम्हारा प्रोग्राम एंड होता है वहां पे तुम डेटा डिफाइन कर सकते हो। अब डेटा क्या तुम्हें डिफाइन करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पहला वेरिएबल मेरा 5 होएगा, दूसरा वेरिएबल मेरा 10 होएगा, तीसरा वेरिएबल मेरा 15 होएगा, और चौथा वेरिएबल मेरा 0। बल्कि 15 को भी छोड़ दो, पहले सिंपल करते हैं 2 के साथ। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं 5 और 10 को ऐड करके 0 में डालना चाह रहा हूँ। एक्चुअली तो ये लिखना इनफ है। मेरे पास सेल बन गया। डिफाइन वर्ड का क्या मतलब हुआ कि उसने मुझे मेमोरी में एक वर्ड दे दिया, मैं 5 डाल दिया। उसने मुझे मेमोरी में एक सेल दे दिया, वर्ड दे दिया, उसमें 10 डाल दिया, खत्म बात। तो एक्चुअली दिस इज इनफ, ये बहुत है। लेकिन हम वही, मतलब मुसीबत है हमारी कि हमें नाम जब तक ना मिले तो हम काम नहीं कर पाते। तो ये मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया। नाम इज जस्ट अ लेबल। ये लेबल्स हैं। जिस तरह सी प्लस प्लस में लेबल्स होते हैं ना, कि ये इनकी कोई वुकत नहीं है, ये चलते नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होते। ये सिर्फ मेरे और आपके लिए लेबल्स हैं, जिसका सी प्लस प्लस से एक्चुअली कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो ए बी और फाइनली सम नाम का वेरिएबल आ गया, ग्रेट हो गया। अच्छा जी। हेलो। वैशाम।
तो एक्चुअली तो हम जो डेटा बना रहे हैं, डेटा सेल्स, वो इस तरह से बना रहे हैं 5, 10, 15 से। अब ये लेबलिंग जो है ये सिर्फ मेरे तुम्हारे लिए है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। इसको किया मैंने सेव। ये देखना इंटरेस्टिंग काम होने लगा है। इसको मैंने सेव किया, ट्रांसलेट किया, और अब जरा लिस्टिंग फाइल देखते हैं। तो लिस्टिंग फाइल में ये हुआ है कि उसने मुझे बताया है कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है, जिसमें आपने 5 रखा है, ये किस एड्रेस पे पड़ा है? ये एड्रेस नंबर 5 पे पड़ा है। तो आपको ये पता है कि जब आप इसको डिबगर में खोलोगे तो डिबगर में इसने चले जाना है 105 पे। अगर में इसने, जाहिर बात है, इसने इस वाले ने चला जाना है 105 पे, ठीक है। इधर नजर नहीं आएगा, सॉरी, डेटा इधर नजर नहीं आएगा। हाँ, ये भी एक मसला है। अच्छा, अब डेटा इधर नजर इसलिए नहीं आएगा कि जहां पे ये खत्म हो गया ना प्रोग्राम, यहाँ पे खत्म हो गया तो बस यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, अब इस राइट साइड को देखो, ये मेमोरी है। ये मेमोरी का एड्रेस नंबर 0 है, 0। ये मेमोरी 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, और इसको मेमोरी 2 कहते हैं, उसको M1 कहते हैं, और इसको M2 कहते हैं। मेमोरी एक ही है भाई, मेमोरी में CD20FF ही पड़ा है, इधर भी CD20FF ही पड़ा है। सिर्फ फर्क ये है कि वो चौड़ाई का रुख, लंबाई का रुख देखने का चक्कर है। अच्छा, अब आपका वेरिएबल कहाँ पड़ा है? 105 पे। तो यहाँ पे कमांड टाइप करो M1 105। यानी आप M1 को कह रहे हो कि M1 मेमोरी जो है वो 105 पे चली जाए। अब इस वक्त M1 की मेमोरी जो है वो 0 एड्रेस के ऊपर है। तो जैसे ही आप ये कमांड देते हो, ये 105 पे चली जाती है। और 105 एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा? अपना वेरिएबल मिलेगा, उसमें 5 पड़ा होएगा। फिर उसके बाद अगला वेरिएबल मिलेगा, उसमें 10 पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगला वेरिएबल मिलेगा, उसमें 0 पड़ा हुआ है। तो ये रैम के अंदर तुम ये चीजें देख सकते हो। अच्छा, अब इसको करें कैसे? इसको ऐसे करें कि एग्जाम्पल चाहिए ही है मुझे, तो यार काम नहीं चल रहा। तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसकी जो लिस्टिंग फाइल है वो भी जरूरी है मेरे लिए इस एग्जांपल में। तो लिस्टिंग फाइल ये बताती है। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली लिस्टिंग फाइल कर क्या रही है? लिस्टिंग फाइल मुझे ये बताती है, अभी उसने क्या बताया, लिस्टिंग फाइल ने ये बताया है कि मेरा वेरिएबल पड़ा हुआ है 105 के ऊपर। तो लिस्टिंग फाइल tells me that on A is in 105, B is in 107, C is in 109। ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स के बारे में वो मुझे बताती है। अब जो काम हम C++ में भी करते थे, बचपन में भी करते थे, वो क्या था? वो ये था कि हम मेमोरी ड्रॉ करते थे और उसमें वेरिएबल्स बनाते थे, उसमें कहते थे कि यार ये वेरिएबल, अब ये काम एक्यूरेटली करता है। एक्यूरेटली मीन्स के अब यार अपने पास एक असूल बना लो कि तुमने मेमोरी को नीचे से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे लेके जाना है। इस वक्त इस एग्जांपल में मैं ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूँ, यानी मेरा 0 जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ सेल होएगा 105 नंबर का, ठीक है। जाहिर बात है, उससे अगला सेल क्या होएगा? वो 106 होएगा। उससे अगला सेल क्या होएगा? वो 107 होएगा। एक सौ नौ होएगा, ठीक है जी। तो ये रैम हो गई। तो ये पता चल गया लिस्टिंग फाइल से साफ साफ के एड्रेस नंबर 5 पे मेरा ये ए पड़ा हुआ है, और ए है क्या? 5 पड़ा हुआ है, 5 है उसके अंदर। तो 5 वही होता है, आपको पता है, क्योंकि आपने वर्ड में रखा है तो इस तरह से बनेगा कि आपने DW लिखा है ना, डिफाइन वर्ड किया ना आपने, तो आप मेमोरी में वर्ड मांग रहे हो, तो आपको वर्ड मिलेगा 0005। यहाँ पे वही गेम है, इंटेल उल्टा है। इंटेल उल्टा है तो वो पहले रखेगा 05, फिर रखेगा 00। खत्म हो गई बात, तमाशा खत्म।
बी कहां पे पड़ा है? बी पड़ा हुआ है 107। तो 107 वाले सेल पे अब बी पड़ा हुआ है। अगेन बी की भी वही कहानी होगी कि वो भी वर्ड में डिफाइन हुआ हुआ है। तो अगेन पहले 0 बी आएगा, फिर 0 0 आएगा, एंड सो ऑन। अगला तो है ही खैर 0, तो वो 00 00 ही होना है उसने, तो वो 00 00। अब जरा मेमोरी देखो। ये काम आपने पहले कागज पे करना है, मतलब ये, हाँ ये करना ही पड़ेगा तकरीबन ना, जब तक आपका हाथ ना चले। उसके बाद आप इसको मेमोरी में जाके देख लो। ये 105वां सेल है, ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है ये 105वां सेल है। तो 105वें सेल में 05 पड़ा हुआ है। 106 सेल में ये ऊपर 6 लिखा हुआ है, तो 106 सेल जो है उसमें 0 है। फिर 107वें सेल में ए, फिर 0, सो ऑन। यहां तक 109 आया ना, 109 के बाद 110 नहीं आएगा, 10 ए आएगा ना सेल। तो 10 ए सेल तक तो तमाशा तुम्हारा चल रहा है, यहां तक तो तुमने 0 रखा है। अब इसके बाद ये क्या पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, ठीक है। और इंटरेस्ट होए तो इंटरेस्ट क्या है, ये तो करना ही करना है, ये तो जान खाएगा बहुत ज्यादा। लो भैया अगेन 10 10 एक मिनट और लेने हैं मैं छोड़ नहीं सकता इसको यहाँ पे। एक चीज और करवानी है फिर छोड़ूंगा। तो अगेन कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछो। ये असल बात ये है कि वेरिएबल बनाते इसलिए होते उसको कोड में इस्तेमाल करो। मतलब अगर आपने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, अब उसको कोड में इस्तेमाल करो। तो इस्तेमाल ये दो तरीकों से होता है। अ, पहला इस्तेमाल ये है, मूव ए एक्स ए। दूसरा इस्तेमाल ये है कि मूव ए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए। ठीक है, ठीक नहीं है, मतलब ये क्या हो रहा है? तो दिस इज रेफरिंग टू द एड्रेस ऑफ ए, यानी पॉइंटर। जो सी प्लस प्लस में पॉइंटर होता था ना, कि किसी भी सेल का जो एड्रेस होता था, अगर आप सिर्फ ए लिखते हो तो ये उसकी वैल्यू नहीं होगी। ये 5 की बात नहीं कर रहा, ए के अंदर अगर 5 पड़ा हुआ है, ये 5 की बात नहीं कर रहा, ये ए के एड्रेस की बात कर रहा है, जो सी प्लस प्लस में आप स्टार लगा के पॉइंटर लगा के करते थे। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ए करते हो तो दिस इज टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ ए। ये उसमें सी प्लस प्लस में डी रेफरेंस टाइप की चीज नहीं होती थी, जो ऑपरेटर डी रेफरेंस टाइप का ऑपरेटर, ये वो होता था। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप और ये काम आप यार बड़ा सिंपली खुद कर सकते हो, मतलब मेरी जरूरत नहीं है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये वेरिएबल्स बनाए हैं, तो आप खेल के देखो। आपको मूव ए एक्स ए, मूव बी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए, ठीक है। सेव करो, कंपाइल करो, लिस्टिंग फाइल चेक करो, और लिस्टिंग फाइल में देख लो कि वेरिएबल कहाँ पड़ा हुआ है। तो वेरिएबल पड़ा हुआ है एड्रेस नंबर सी पे। तो मैं तो सबसे पहला काम ये करता हूँ, मुझे आदत है कि मैं पहले मेमोरी को सी पे ले लूंगा, सी जहाँ पे वेरिएबल है। तो M1 100C, 100C के ऊपर मुझे अपना डेटा नजर आ गया। ये 5 पड़ा हुआ है, ये 10 पड़ा हुआ है, ये 0 पड़ा हुआ है। वेरी गुड, हो गया। अब मेरी पहली लाइन क्या थी? मेरी पहली लाइन ये थी कि मूव करो AX में ए। जब आप इस लाइन में यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मूव AX ए नहीं लिखा हुआ है। इस ABC का कोई वजूद ही नहीं है। ये ABC सिर्फ लेबल्स है, स्टिकर्स हैं, जो आपने इधर जबरदस्ती चिपकाए हुए हैं। असेंबली लैंग्वेज का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप
जब आप ए लिखोगे तो उधर ए नहीं आएगा, उधर तो एड्रेस आ रहा है उसका। और अगेन जब आप ए को मूव करोगे ए एक्स के अंदर तो वो उसका एड्रेस मूव हो जाएगा, ये 100C मूव हो गया। डेटा किधर गया? डेटा चाहिए तो डी रेफरेंस करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो दिस इज, इसका मतलब है कि डेटा इन दिस सेल। तो अब 100C वाले सेल पे डेटा क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है, तो वो 5 इधर बी एक्स के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, और बस बस इसलिए कि अब आपका काम है, ये करवाना इसलिए जरूरी था कि मैं आपको कुछ करने को दे सकूं। तो अब आपका काम है, और वो ये है कि वही 3 नंबर ऐड करने हैं, लेकिन अब वेरिएबल्स के साथ। क्रिएट 4 वेरिएबल्स कॉल्ड ए बी सी सम एंड give them some data. The program should add to do, बस सिंपली वो जो हाई लेवल लैंग्वेज जो तुम ये लिख देते ना, सम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तुम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख देते थे। ये जरा असेंबली में लिखो, देखो कितने तोते उड़ते हैं। ये सिर्फ ये एक काम करने का कि सारों को ऐड करके जवाब सम में रखवाने का। अच्छा, अब इसमें चैलेंज ये है कि अगर ये कोई बंदा आराम से कर जाए तो फर्स्ट यूज DW टू डू दिस, और इसमें जो मुश्किल है जो आपने ट्राई करना है, देन ट्राई विद DB। DB के साथ चलेगा नहीं आपसे, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने DW के साथ खपना है और चलाना है, और फुल जब आपको समझ आ जाए तब आपने DB के अंदर हाथ डालना है कि भाई DB के साथ चलाते हैं तो चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चलेगा, अजीब अजीब चीजें करेगा। तो दैट्स फाइन, लेकिन कोशिश करना कि DB के साथ भी चला के देखो जरूर। मैं नेक्स्ट टाइम क्लास यहीं से शुरू करूंगा कि मैं DB से ही करवाऊंगा पहले आपको। अच्छा भाई, इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया 1.8 को, ठीक है, आप भी ना लगाना, कोई जरूरत नहीं। अभी मैं मतलब करवाऊंगा, 15-1 मिनट लेता है ये, इंतहाई खुश उसका थ्योरी का टॉपिक है। तो मैं चला गया सीधा चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 में आपने डेटा डिक्लेरेशन पढ़नी है, ये DB DW डायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़नी है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली ये आंसर है यार, जो मैंने तुम्हें प्रोग्राम दिया ना करने को, वो ये है 2.1, ये आंसर है उसका। अच्छा, ये लिस्टिंग फाइल आ गई, फिर लिस्टिंग फाइल वो समझाएगा सारी कि ये किस तरह से चल रही है, दैट्स फाइन। और फिर ये वाली एड्रेसिंग आ गई, बस कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना आपने, समझ लो 2.1 हेडिंग तक, बस 2.2 हेडिंग तक आपने पढ़ना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। चलो भाई, ठीक है। सर जी वो क्वेश्चन था पूछो। सर जी, जिस तरह आपने कहा कि C++ में पॉइंटर और वो जो वैल्यू है उसी तरह इसी में है, हाँ, तो यहाँ भी क्या वो वहाँ तो एक्चुअल वैल्यू होती थी और पॉइंटर में ही होता था कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो चेंज कर सकते थे हम, इसमें भी लेकिन जब हम उसे इसमें भी कर रेफरेंस सकते हो, करते। इसमें भी कर सकते हो। ठीक है सर। बात ये है कि जितना ठीक कुछ है। तुम C++ में कर सकते हो, वो एंड पे ट्रांसलेट तो मशीन लैंग्वेज में ही होता है ना। ये पहले कह लो कि जी असेंबली सर। में ट्रांसलेट होता है, फिर मशीन लैंग्वेज में। तो जितना कुछ तुम उधर कर सकते हो वो तुम इधर भी कर सकते हो, लेकिन वो इसमें है बड़ा मुश्किल। तो आहिस्ता 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 बंदा ठीक है सर। सीखता है।